दोस्तों, बिहार चुनाव में वोट करने के ठीक 24 घंटे पहले क्या होने जा रहा है, कैसे पूरा खेल पलटता हुआ दिख रहा है, किसका पलड़ा भारी है, बात करेंगे भरत जी से। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बात बहुत गहरी होगी, इसलिए गौर से सुनिएगा। भरत जी, देखिए प्रज्ञा जी, वोटिंग होने में बिल्कुल आपने वाजिब फरमाया 24 घंटे का समय बाकी है और पहला चरण लगभग आपने पूरा बिहार घूमा है और आपके साथ सौभाग्य से मैंने भी बिहार घूमा है और मुझे भी मौका मिला है। बिहार के भीतर प्रज्ञा जी 24 घंटे पहले हवा बहुत तेज़ी से बदली है। अब तक जो चुनाव जंगल राज पर हो रहा था वो चुनाव अब शिफ्ट होकर नौकरी रोजगार की बात होने लग गई है। तेजस्वी यादव ने इतने ढंग से अपनी बात रखी है, इतने ढंग से अपनी बातें कही हैं कि एक बार मुझे मौका दे दीजिए। सबको 20-20 साल का मौका दिया है, मुझे 20 महीने का मौका दे दीजिए। आऊँगा तो 20 दिन के भीतर नौकरी देना शुरू करूँगा। आऊँगा तो फिर 30,000 रुपये जीविका दीदियों को दूंगा। तमाम जो भी वो वादे कर रहे हैं वो वादे, और इतने रिस्पेक्टफुली वो वादे कर रहे हैं जो लोगों के कानों तक पहुंच रहे हैं, युवाओं के कानों तक पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर इधर उधर की बात ना करके बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैं बात करूंगा। इस चुनाव को पलटने का, इस चुनाव को इधर से इन्ने से उन्ने करने का मादा सिर्फ युवा आबादी के भीतर है। महिलाएं एक जगह तटस्थ हो चुकी हैं, जातिगत खांचे की बात नहीं कर रहा मैं। वो महिलाएं जो महिलाओं का वर्ग इधर से उधर हो सकता था, इनने से उनने हो सकता था, वो महिलाएं नीतीश कुमार ने 10,000 रुपये खाते में डाल दिए हैं और खाते में डालने के बाद वो महिलाएं लगभग अपनी अपनी जगहों पर स्थिर हो चुकी हैं जातिगत सेक्टर वाइज। लेकिन युवा आबादी का बहुत बड़ा चंक, प्रज्ञा जी आप इस बात को भूलिए बिल्कुल मत, पिछला चुनाव 2020 में हुआ था। 2019, 18-19 के बीच में इस देश में बहुत बड़ा कांड हुआ था, पुलवामा कांड। देश राष्ट्रवाद की भावनाओं के झूलों पर झूल रहा था। इस झूले पर झूलने वाला सबसे बड़ा वर्ग था युवा वर्ग, जिसके भीतर राष्ट्रवाद की लहर दौड़ रही थी। उस पूरे युवा वर्ग के चंक ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। तब जाकर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को डाउन करके खुद नंबर 2 पर पहुंची और तेजस्वी यादव नंबर 1 पर फिर भी रहे, मार्क माय वर्ड्स, फिर भी रहे। इस बार भारतीय जनता पार्टी का कोई जोड़ नहीं है, शोर नहीं है, हवा नहीं है, लहर नहीं है। बाकी सारे एनालिसिस करने वाले लोग कैसे एनालिसिस करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ग्राउंड पर होकर आने के बाद मुझे क्लियर कट एक चीज़ दिखाई देती है। एनडीए के भीतर नीतीश कुमार की स्वीकार्यता और वोटरों के भीतर नीतीश कुमार की स्वीकार्यता है। 20 साल के शासनकाल के बाद भी नीतीश कुमार की कोरी कुर्मी, उनके जो और जातीय नज़दीकी जाति वाला वर्ग है, वो वर्ग नीतीश कुमार से बहुत दूर नहीं भागा है। गुस्सा नहीं है, रोष नहीं है। कारण पहला ये है कि बिहार पूरा जातीय खांचे में फिट है। पहले से सब अपनी जाति के आधार पर अपने अपने डब्बे में बैठे हुए हैं, जिनका बाहर निकलकर वोट करना नामुमकिन है। प्रज्ञा जी, नामुमकिन। इस चुनाव को इन्ने से उन्ने या इधर से उधर सिर्फ और सिर्फ युवा आबादी ही कर सकती है। तेजस्वी यादव ने बहुत चालाकी के साथ, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग के साथ इस वर्ग को अपने साथ साधने में बहुत हद तक कामयाबी हासिल की है। तेजस्वी यादव हर रैली में, रैली दर रैली 15 रैलियाँ आज उन्होंने की और 15 रैली में ये बात कही कि वो जब आएंगे तो हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। वो जब आए, उनके आते ही लोगों को सरकारी नौकरी मिलने लगेगी। ये चुनाव नौकरी रोजगार का चुनाव है। एक बार मौका देकर तो देखिए। बार बार वो इस बात को रिपीट कर रहे हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी कट्टे की बात करते हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जंगल राज की बात करते हैं, भूतकाल की बात करते हैं, उन भूतकाल में ही रह रहे हैं। युवाओं के लिए क्या करेंगे वो बता नहीं पा रहे हैं। मेरा कुल कहने का मतलब ये है प्रज्ञा जी, लालू के नवी फेल लड़के ने युवा आबादी को साध लिया है। वो युवा आबादी जो नौकरी रोजगार
खोज रही है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रही है, और ये बड़ा चंक है। पिछली बार 12,000 वोटों से प्रज्ञा जी, 12,000 वोटों से तेजस्वी यादव की सरकार आने से रह गई थी। लगभग 110 सीटें हैं और 122 सीटों पर बहुमत होता है। लगभग 12-13 सीटों के आसपास से बहुमत आने में रह गया था कांग्रेस, लेफ्ट और तेजस्वी का। तो आज की तारीख में बिहार के भीतर सब कुछ जातीय खांचे में सेट है और युवा आबादी ही तय करेगी। और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का मालूम चल गया है, इस बात का पता चल गया है। इसीलिए आप हर रैली में, रैली दर रैली में देखेंगी तो नरेंद्र मोदी एक बात कहते पकड़े जाएंगे, एक बात कहते सुने जाएंगे। वो बात ये है कि युवा लोगों को बताइए कि तब जंगल राज कितना हुआ करता था। हर बार एक कहानी कोई क्राइम की सुनाते हैं और कहते हैं कि युवा वर्ग को इस बारे में बतलाइए। विज़न क्या है, आगे करेंगे क्या, कितने दिन में क्या करेंगे, ये बात नहीं बतलाते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, युवा आबादी ये चीज़ तय करेगी। अब एक नक्शा मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ प्रज्ञा जी, वो ये नक्शा है, आप देखिए यहाँ पर देखिए, ये लगभग इसमें बीच का जो एरिया है, ये बीच का जो एरिया है ये पहले चरण का एरिया है। और इस एरिया में बहुत सारे इलाके जो भगवा रंग के हैं और अब की बार हरे रंग में रंग सकते हैं। जैसे थोड़ा सा जूम करेंगे तो ये जो सीट है छपरा की सीट पिछली बार 6-7 हज़ार वोटों से रह गई थी और इस बार इस सीट को हरे रंग में रंगा जा सकता है। यहाँ से खेसारी लाल यादव बहुत तगड़ा चुनाव लड़ रहे हैं प्रज्ञा जी, और भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता और अभी जो राखी गुप्ता और अभी जो इनकी प्रत्याशी हैं छोटी कुमारी, दोनों जो है वो व्यापारी वर्ग से आते हैं, गुप्ता वर्ग से आते हैं, बनिया वर्ग से आते हैं। और राखी गुप्ता और छोटी कुमारी दोनों के पास भयंकर टक्कर है। और छपरा के भीतर जो है व्यापारी वर्ग का बहुत बड़ा एक चंक है। मुझे लगता है 80-90 हज़ार वोटर यहाँ पर व्यापारी वर्ग का होगा और राजपूत वोटर भी 50-60 हज़ार के आसपास का होगा, ब्राह्मण वोटर भी 30 से 40 हज़ार के आसपास का होगा। तो ये अपर कास्ट बाहुल्य छपरा है। लेकिन इस छपरा में भी मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ प्रज्ञा जी, इस छपरा में भी अगर खेसारी झंडा गाड़ देते हैं, पिछली बार 6,000 वोटों से यहाँ पर आरजेडी का विधायक नहीं बना था, और अगर वो 6,000 वोट मैनेज कर ले जाते हैं खेसारी, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं, रिपोर्ट से कह रही हैं कि खेसारी यहाँ कुछ कर सकते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इतने सालों में कुछ किया नहीं, नालियाँ बजा रही, रोड बज। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। और ठीक उसके नीचे की सीट जो है वो बड़हर की सीट है, और ये सीट भी प्रज्ञा जी पिछली बार तकरीबन 4,000 दिखाइए, पिछली बार 4,000 वोट के अंतर से ये सीट, बड़हर की सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चली गई थी। आरा की ये सीट भी 10,000 के आसपास के अंदर ही है। तो बहुत बड़े बड़े अंतर के साथ बिहार में सीटें हारी और जीती नहीं गई हैं प्रज्ञा जी। और ये जो इलाका है ये पटना का इलाका है, इस इलाके में भी प्रज्ञा जी उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं। और ये क्योंकि चुनाव ऐसे है, यहाँ पर इस पहले चरण में चुनाव इस तरीके से है बीच में। तो इधर का जो पूरा इलाका है आप देखेंगी, ये देखिए, ये इधर का जो पूरा इलाका है ये पूरा इलाका हरा है, और ये जो बीच का इलाका आप देख रहे हैं ये वाला इलाका प्रज्ञा जी ये नीतीश कुमार का अपना इलाका पड़ता है। और इस इलाके में नीतीश कुमार का गृह जिला भी आता है और ये सारी चीज़ें आती हैं इस तरफ। और यहाँ ये जमुई का इलाका है, ये चिराग पासवान का इलाका पड़ता है। ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में भी इस बार अगली बार आप हरे निशान देख सकती हैं। तो ये है बिहार की स्थिति इस समय। और कुल मिलाकर प्रज्ञा जी मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि बिहार के भीतर इस बार जो शराबबंदी वाला विषय है, प्रशांत किशोर बहुत सारे शराबियों का वोट अपने साथ लेकर के जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम इस बार बिहार में जब आएंगे तो शराब खोल देंगे, जो शराबबंदी है वो कानून हम रद्द कर देंगे, हटा देंगे, जिसकी वजह से जितना ये शराब की वजह शराब को खोज रहा है वो वोटर प्रशांत किशोर के साथ जा सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि प्रशांत किशोर सिर्फ और सिर्फ आरजेडी का नुकसान कर रहे हैं। अब ये पूरी तरीके से समझ में आ गया है कि ये ठीक वक्तव्य नहीं है। प्रशांत किशोर आरजेडी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का भी नुकसान बढ़िया
तौर पर कर रहे हैं, तो वो वोटर जो नाराज़ वोटर है या वो वोटर जो इधर से उधर भाग रहा है, जाना चाहता है, वो प्रशांत किशोर के साथ, जैसे आरजेडी के साथ जो वोटर नाराज़ है, पिछले उनके विधायकों के साथ नाराज़ है, तो वो भारतीय जनता पार्टी में भागकर ना जाने की बजाय वो प्रशांत किशोर के साथ में, उसके पास एक विकल्प अब की बार ये आ गया है कि वो उधर भी जा सकता है। तो बिहार के भीतर ओवरऑल आप देखेंगी तो जो गुणा गणित है वो लगभग 5% के आसपास का है। 5% मीन्स मैं इसलिए कह रहा हूँ, पिछली बार लगभग 36-37% के वोट बैंक के आसपास दोनों का था, इंडिया का भी और एनडीए का भी। अब की बार तेजस्वी यादव ने, पहली बात तो युवा वर्ग को अपने साथ जोड़ा, उसको किनारे रख दीजिए। दूसरी बात ये कि उन्होंने वीआईपी को अपने साथ जोड़ा, साहनी को अपने साथ जोड़ा। तो साहनी को साथ जोड़ने से जो नदी के, गंगा के किनारे का, कोसी के किनारे का, नदी के किनारे का इलाका है, क्योंकि बिहार को नदी ने चारों तरफ से बहुत ज़्यादा घेर रखा है, बहुत ज़्यादा डूब क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा टाल क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र का जो इलाके हैं, इस क्षेत्र में निषाद आबादी जितनी है लगभग वो साहनी के साथ आ सकती है। तो तेजस्वी यादव के साथ पिछले चुनाव में ऐसा क्या नहीं था जो इस चुनाव में है, अगर आप पूछेंगी तो वो ये है कि साहनी इस चुनाव में इनके साथ हैं। अगर वो 2-3-4% का भी वोट ले आते हैं, 3% 4% भी प्लस करते हैं, तो भी 37-37% दोनों का था पिछली बार एनडीए और इंडिया का, तो 37, 38, 39, 40, 41% वोट हो जाता है तेजस्वी का। तो इस आधार पर भी तेजस्वी यादव यहाँ पर बाजी मारते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के साथ वो लहर नहीं है जो पिछली बार थी, इस आधार पर भी तेजस्वी यादव को यहाँ फ़ायदा मिल सकता है। तीसरा, युवा वर्ग तेजस्वी यादव के साथ आ सकता है, ऐसा दिखलाई दे रहा है। तीसरा कारण ये है कि जिससे तेजस्वी यादव को यहाँ फ़ायदा मिल सकता है। चौथा कारण ये है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ प्रज्ञा जी, बहुत लोग कहते हैं नीतीश कुमार जो है घटेंगे इस बार। नीतीश कुमार मुझे पर्सनली पता नहीं क्यों लगता है कि बढ़ते हुए दिखलाई दे रहे हैं, और बिहार में भारतीय जनता पार्टी 3rd नंबर की पार्टी भी अगर बन जाए तो ये बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। पिछली बार 2 नंबर की पार्टी थी और इस बार 3 नंबर की भी अगर पार्टी हो जाए तो भी बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि अगर परसेंटेज वाइज आप देखेंगी, लोगों की जनसंख्या या इलाका ये छोड़कर परसेंटेज वाइज देखेंगी, तो तेजस्वी यादव को चाहिए 4 से 5% का वोट, और 4 से 5% का वोट बढ़ते ही तेजस्वी यादव मजबूत स्थिति में बिहार के भीतर दिखलाई दे सकते हैं। और तेजस्वी यादव ने पिछली सरकार में 17 महीने रहने के दौरान 5 लाख रोजगार बांटकर ये साबित कर दिया था कि वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और इस बार जो वो वादे कर रहे हैं और डंके की चोट पर वादे कर रहे हैं और हर सभा में उस बात को कह रहे हैं, तो वो ये दिखलाता है कि वो अपने वादों पर कॉन्फिडेंट हैं। बहुत ज़्यादा भाजपा ने पूछा कि आप पैसा कहाँ से लाओगे, क्या करोगे, तो उन्होंने कहा कि हम ले आएंगे, हम लाएंगे, हम चलाएंगे, आपको क्या लेना देना है, आप जहाँ से लाते हैं लाकर 10-10 हज़ार बांट रहे हैं, वहाँ से हम भी ले आएंगे। तो देखिए प्रज्ञा जी, किसी भी राज्य में पैसा लाना, कैसे लाना, वो वहाँ की जो बॉडी है, जो सरकार चला रहे हैं लोग, वो तय करते हैं। कोरोना में आपने बहुत बड़ा उदाहरण देखा कि हमारे फैशन के दुकानें बंद कर दी शराब की, और आखिर में शराब की दुकानें रेवेन्यू की वजह से खोलनी पड़ी। तो ये सरकार तय करती है कि भाई कैसे कैसे रेवेन्यू लाना है रोजगार, नौकरी देने के लिए। तो कुल मिलाकर चुनाव से 24 घंटे पहले आज की तारीख में फर्स्ट फेज़ के भीतर मुझे आरजेडी का पलड़ा या इंडिया का पलड़ा, कांग्रेस या महागठबंधन जो भी आप कह लीजिए, इनका पलड़ा मुझे थोड़ा भारी दिखाई देता है। वरना तो फाइट टक्कर टू टक्कर है, फाइट तेजस्वी बहुत अच्छी दे रहे हैं। मुझे युवाओं के नज़रिए से ये पलड़ा मुझे भारी दिखलाई देता है, वरना बिहार का चुनाव जातिगत खांचे में वैसे ही बैठा है जैसे पिछली बार बैठा था। तो 2025 का ये चुनाव बहुत कुछ दिखलाने और सिखलाने वाला है। बिहार में जातीय समीकरण किसकी तरफ जाने वाला है, हवा किसकी तरफ होगी, लहर किसकी है, ये सारी चीज़ें पहले चरण के बाद साफ समझ में आ जाएगी। 24 घंटे पहले चरण के चुनाव से 24 घंटे पहले क्या माहौल है वो जान रहे थे। ऐसे और भी तमाम बड़ी से लेकर छोटी तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।